यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कॉलेज हॉस्टल की डरावनी रात। शुरुआती माहौल उत्तर प्रदेश के एक पुराने शहर में स्थित था, राजकीय कन्या महाविद्यालय। यह कॉलेज शहर भर में अपनी पढ़ाई और अनुशासन के लिए मशहूर था, लेकिन इसके हॉस्टल को लेकर हमेशा अजीब अजीब किस्से सुनने को मिलते थे। कहा जाता था कि यह हॉस्टल कभी अंग्रेजों के जमाने का एक बड़ा गेस्ट हाउस था। आजादी से पहले यहां कई हादसे हुए थे, कई लोग रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। बाद में इसे हॉस्टल बना दिया गया, लेकिन इन किस्सों पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लड़कियां तो बस पढ़ाई करने आती और हॉस्टल उनके लिए सस्ता और सुरक्षित ठिकाना था। किरदारों की एंट्री। इस कहानी की मुख्य किरदार है आकांक्षा, एक बीए फाइनल ईयर की छात्रा। दिल्ली से आई थी, लेकिन गांव देहात की मासूमियत भी उसमें थी। तेज दिमाग पर दिल से बेहद भावुक। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी नेहा, जो हमेशा हंसमुख और मजाकिया स्वभाव की थी। तीसरी लड़की थी संध्या, थोड़ी शांत, किताबों में डूबी रहने वाली। ये तीनों हॉस्टल के उसी ब्लॉक में रहती थीं, जिसे पुराना विंग कहा जाता था। यहां की दीवारें सीलन से भरी रहती थीं, खिड़कियां चरमराती थीं और रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। पहली अजीब घटना सितंबर की एक रात थी। हॉस्टल में बिजली चली गई। लड़कियां मोमबत्ती जलाकर अपनी अपनी पढ़ाई में जुटी थीं। अचानक नेहा ने कहा, तुम लोगों ने सुना जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो? आकांक्षा ने ध्यान दिया। वाकई पुराने विंग की सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। संध्या ने हंसकर कहा, यह तेरी वहम है। पुराने घरों में लकड़ी की सीढ़ियां अपने आप आवाज करती हैं। लेकिन आकांक्षा को उस आवाज में कुछ अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बूट पहनकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। डर का बढ़ना। उस रात आकांक्षा को नींद नहीं आई। करीब 2 बजे उसने देखा कि हॉस्टल के कॉरिडोर की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो एक लंबा सा साया दीवार पर पड़ा। वो साया धीरे धीरे चलता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा और फिर गायब हो गया। आकांक्षा ने तुरंत नेहा को जगाया। नेहा, उठ, देखो कोई है बाहर। नेहा ने आंखें मलते हुए कहा, पागल मत बन, रात को तेरा दिमाग ज्यादा चलता है। लेकिन आकांक्षा का चेहरा इतना डरा हुआ था कि नेहा भी थोड़ी घबराई। वार्डन की चेतावनी। अगले दिन आकांक्षा ने हॉस्टल की वार्डन मिसेस लता को सब बताया। लता मैडम ने गंभीर होकर कहा, तुम लोग पुराना विंग छोड़ दो, मैं तुम्हें नई बिल्डिंग में शिफ्ट करवा दूंगी। आकांक्षा ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? क्या सच में यहां कुछ? लता मैडम ने बात टाल दी। बस इतना समझ लो कि यह जगह रहने के लिए ठीक नहीं है। उनका चेहरा साफ बता रहा था कि वो कुछ छिपा रही हैं। हॉस्टल का रहस्य। संध्या को इस बात में दिलचस्पी हुई। उसने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे एक अखबार की कतरन मिली। 1978 में राजकीय गेस्ट हाउस की सीढ़ियों से गिरकर एक ब्रिटिश अफसर की मौत। अफसर के मरने के बाद उसकी पत्नी ने भी यहीं आत्महत्या कर ली। तब से यह इमारत वीरान रही। संध्या ने यह कतरन आकांक्षा और नेहा को दिखाई। आकांक्षा का चेहरा पीला पड़ गया। यानी यहां सच में मौत हुई थी। नेहा ने हंसकर कहा, मतलब तू जिस साए को देख रही थी वो वही अफसर होगा? तीनों थोड़ी देर चुप रहीं, लेकिन मन में डर बैठ चुका था। रात का इंटरव्यू। उस सप्ताह कॉलेज के जर्नलिज्म विभाग के कुछ छात्र डॉक्यूमेंट्री बनाने हॉस्टल आए। उन्होंने हॉस्टल की लड़कियों से इंटरव्यू लिया। कैमरे के सामने आकांक्षा ने कहा, हमें यहां रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। नेहा ने कैमरे की तरफ हंसते हुए कहा, हां, अगर भूत है तो कैमरे में पकड़ा जाएगा। संध्या ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन कभी कभी हंसी मजाक भी सच हो सकता है। उनकी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। बाद में जब फुटेज चेक किया गया तो पृष्ठभूमि में सचमुच एक काली परछाई खड़ी दिखी, जबकि वहां कोई नहीं था। डर का साया। उस रात नेहा के साथ कुछ अजीब हुआ। वो बिस्तर पर सो रही थी कि अचानक उसे लगा कोई उसका नाम पुकार रहा है। नेहा, नेहा। उसने आंखें खोली तो देखा कि दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी है। उस परछाई ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और फिर गायब हो गई। नेहा चीखते हुए उठी और आकांक्षा व संध्या को जगा दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई था कमरे में। आकांक्षा और संध्या भी अब पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि यह हॉस्टल सामान्य नहीं है।
हॉस्टल का टूटा कमरा रात्रि के 2 बजे का समय था। हॉस्टल के गलियारे में पड़ी खामोशी किसी मौत के सन्नाटे जैसी लग रही थी। पर्दे के पीछे से हवा हल्की हल्की सरसराती हुई आ रही थी, जिससे खिड़कियां बार बार चरमराने की आवाज निकाल रही थीं। कुछ लड़कियां सो चुकी थीं, मगर ज्यादातर अब भी जाग रही थीं। सबके दिलों में एक ही डर था, आखिर ये हो क्या रहा है। वार्डन मैडम ने दरवाजा बंद किया और खिड़की के पास रखी अपनी टॉर्च जलाकर कहा, तुम सब शोर मत करो, मुझे लगता है कोई बाहर है। लड़कियां और सिमट गईं। शिखा ने धीमी आवाज में पूछा, मैम, अगर कोई चोर होगा तो? वार्डन ने कहा, यह चोर नहीं लग रहा, चोर घरों में घुसते हैं, हॉस्टल में नहीं। इतना कहकर वे धीरे से खिड़की की ओर बढ़ीं। बाहर झांक कर देखा तो दूर के गलियारे में किसी की छाया हिलती डुलती दिखाई दी। एक लंबा कद, दुबला पतला शरीर, और ऐसा लगा जैसे वह किसी लड़की का नाम पुकार रहा हो। रिया, रिया। यह सुनते ही सब लड़कियां दहशत से कांप गईं। रिया, जो हॉस्टल में ही थी, डर के मारे जमीन पर बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, मैम, मैंने उस आवाज को पहले भी सुना है, हर रात कोई मुझे इसी नाम से पुकारता है। वार्डन चौंक गई। पहले क्यों नहीं बताया? रिया ने रोते हुए कहा, कौन मानता मैम, सब मजाक उड़ाते, मैंने सोचा शायद सपना होगा। अब माहौल और भी खतरनाक हो गया। वार्डन ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने का निश्चय किया, लेकिन हॉस्टल का गेट बाहर से बंद था, ताला टूटा हुआ पड़ा था। इसका मतलब कोई अंदर घुस चुका था। सभी लड़कियां दहशत में थीं। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। ओह गॉड! किसी ने चीख मारी। मोमबत्ती जलाई गई। उसी हल्की लौ में देखा गया कि दीवार पर खून से कुछ लिखा था, रिया, तू मेरी है। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह पुलिस बुलाई गई। इंस्पेक्टर अरुण ने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली। खिड़की के पास मिट्टी में गीले जूतों के निशान पाए गए। उन पर कीचड़ चिपकी हुई थी, मानो कोई हॉस्टल की बाउंड्री फांद कर अंदर आया हो। पुलिस ने लड़कियों से पूछताछ की। सबने वही बताया कि उन्होंने किसी की परछाई देखी थी और रिया को पुकारते हुए सुना था। रिया से जब पूछा गया तो उसने कांपते हुए कहा, मैं उस आवाज को जानती हूं, वो विक्रम है। कौन विक्रम? इंस्पेक्टर ने भौहें चढ़ाई। रिया बोली, हमारे कॉलेज का पुराना स्टूडेंट। वो मुझे पसंद करता था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। वो बार बार पीछा करता रहा। मैंने शिकायत की तो उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। उसके बाद उसने कसम खाई थी कि अगर तू मेरी नहीं बनी तो किसी और की भी नहीं होगी। इंस्पेक्टर ने सब सुना और तुरंत विक्रम की तलाश शुरू की। इधर हॉस्टल की लड़कियां और वार्डन अब भी सहमी हुई थीं। सबके अंदर खौफ इस कदर था कि कोई रात को अकेले शौचालय तक जाने की हिम्मत नहीं करता। हर गलियारे में ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य नजर रख रहा हो। एक रात फिर वही हुआ। रिया अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे लगा कोई खिड़की से अंदर झांक रहा है। उसने चौंक कर आंखें खोलीं तो कांच पर धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। उसने चीख मार दी। बाकी लड़कियां भागकर उसके कमरे में पहुंची, लेकिन खिड़की खोलने पर वहां कोई नहीं था। बस एक लाल गुलाब रखा मिला और साथ में एक पन्ना। रिया, यह आखिरी बार कह रहा हूं, अब तेरा वक्त आ गया है। लड़कियों की चीखें फिर से गूंज उठीं। इंस्पेक्टर अरुण ने जब यह सब सुना तो उन्होंने पूरी हॉस्टल के बाहर पुलिस का पहरा बिठा दिया। रात भर सर्च टीम घूमती रही, लेकिन विक्रम हाथ नहीं आया। रिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वह डरी सहमी रहती, बात बात पर रो पड़ती। वार्डन भी अब सोचने लगी कि यह मामला सिर्फ क्राइम का नहीं, बल्कि मानसिक डर का भी है। एक शाम जब सब डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे थे, अचानक हॉस्टल का बिजली बोर्ड फट गया और सारा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। उसी पल गेट के पास किसी ने जोर से चीख मारी, आहा! सब डर के मारे भागे। पुलिस तुरंत दौड़ी। गेट के पास हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड लहूलुहान पड़ा था। उसके सीने पर चाकू से लिखा था, रिया सिर्फ मेरी है। अब यह मामला और भी संगीन हो गया। पुलिस ने पूरा क्षेत्र सील कर दिया, लेकिन विक्रम अब भी गायब था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह हॉस्टल में कैसे आ जा रहा है। रिया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने वार्डन से कहा, मैम, अगर मैं इस हॉस्टल से निकल जाऊं तो शायद सब रुक जाए। पर वार्डन ने समझाया, नहीं बेटा, अगर तू भागी तो ये सब और बढ़ जाएगा।
हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। इंस्पेक्टर अरुण ने रणनीति ब विक्रम को पकड़ने के बाद जब पुलिस ने राहत की सांस ली, उसी वक्त इंस्पेक्टर अरुण की नजर उस पर मिली चाबियों के गुच्छे पर पड़ी। वो चाबियां हूबहू हॉस्टल की असली चाबियों जैसी थीं। उन्होंने वार्डन से पूछा, मैडम, ये नकली कॉपी बनाने के लिए किसी को असली चाबियों तक पहुंचना पड़ा होगा। आपको अंदाजा है कि हॉस्टल की चाबियां किस किस के पास हैं? वार्डन घबराई आवाज में बोली, मेरे पास, सिक्योरिटी गार्ड के पास और सुपरवाइजर रमेश के पास। बस। अरुण ने गहरी सांस ली। तो मतलब साफ है, विक्रम अकेला नहीं था, उसे अंदर से मदद मिल रही थी। सभी लड़कियां फिर सहम गईं। हॉस्टल की दीवारें अब और भी डरावनी लगने लगीं। उस रात पुलिस ने विक्रम से लगातार पूछताछ की। पहले तो वह पागलों की तरह सिर्फ रिया का नाम बड़बड़ाता रहा, लेकिन कुछ घंटों बाद उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, अगर रमेश न होता तो मैं अंदर कभी नहीं घुस पाता। इंस्पेक्टर अरुण चौंक गए। रमेश, हॉस्टल का सुपरवाइजर? विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया। वो मुझे रास्ता दिखाता था, बाहर से गेट खोलता था, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बदलवाता था, सब। अगली सुबह रमेश को हिरासत में लिया गया। पहले तो उसने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखे तो वह टूट गया। उसने कबूल किया, हां, मैंने ही विक्रम की मदद की। उसने मुझे पैसे दिए थे और धमकाया भी था। उसने कहा था, अगर मैंने मदद न की तो वो मेरी फैमिली को मार डालेगा। वार्डन और लड़कियां दंग रह गईं। जिस पर वे भरोसा करती थीं, वही अंदर से विक्रम का साथी निकला। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिया अब भी बेचैन थी। विक्रम भले पकड़ लिया गया हो, लेकिन उसे हर रात वही डरावनी आवाज सुनाई देती। खिड़कियों के पीछे साया सा हिलता, दीवारों पर अजीब सी दस्तक सुनाई देती। एक रात रिया फिर चीख पड़ी। सब दौड़े तो देखा, उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, रिया, मैं लौटूंगा। लेकिन उस समय विक्रम जेल की सलाखों के पीछे था। इंस्पेक्टर अरुण हैरान रह गए। यह कैसे हो सकता है? विक्रम तो लॉकअप में है, फिर यह सब कौन कर रहा है? पुलिस ने तुरंत पूरे हॉस्टल की छानबीन शुरू की। हर कमरे, हर कोने, यहां तक कि पानी की टंकी और स्टोर रूम तक। इसी दौरान स्टोर रूम से अजीब गंध आने लगी। जब दरवाजा खोला गया तो सबके होश उड़ गए। वहां पुराने कपड़े, नकाब और खून से सना चाकू मिला, साथ ही एक नोट। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब शक और गहरा हो गया। क्या रमेश के अलावा कोई और भी था, या फिर हॉस्टल की दीवारों में कोई और राज छुपा था? लड़कियों की रातें अब फिर से खौफ में कटने लगीं। हर दरवाजे की चरमराहट, हर खिड़की की दस्तक दिल की धड़कनों को तेज कर देती। रिया धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इसे जल्दी हॉस्टल से बाहर न ले गए तो इसका दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। पर इंस्पेक्टर अरुण ने कहा, नहीं, रिया ही इस रहस्य की कुंजी है। जब तक ये यहां है, सच्चाई बाहर आएगी। इसी बीच जेल में बंद विक्रम की हालत बिगड़ गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और बस एक ही बात बार बार कहता रहा, मैंने किया, लेकिन सब मैंने अकेले नहीं किया। वो भी है, वो भी है। जब पुलिस ने पूछा कि वो कौन है, तो विक्रम बस पागलों की तरह हंसता और चुप हो जाता। और उसी रात हॉस्टल के सीसीटीवी में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसने सबको हिला दिया। करीब 2 बजे कैमरे में दिखा, एक काला साया हॉस्टल की छत पर चल रहा था, लेकिन गार्ड्स की रिपोर्ट थी कि उस समय छत पर कोई नहीं था।